रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया। चमचों के साथ इंटरव्यू में भारतीय राजनीति और लोकसभा चुनाव एकदम गजबे ढंग से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार ने हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत की असल राजनीति कहां धूमिल हो चुकी है। आज के युवा इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी बाबू नहीं बनना चाहते हैं। अब हर कोई प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे सो कॉल्ड नेपो किड्स राजनीति में आकर पीएम बनने का ख्वाब देख सकते हैं, तो हमारे देश के अन्य युवा क्यों नहीं। बिहार की धरती पर हर एक नेता पहुंचकर आखिरी बार लोकसभा चुनाव 2024 में खो गई राजनीति को ढूंढने तो निकले हैं, लेकिन उसी बिहार में राजनीति करने वाले लालू यादव के सुपुत्र का अलग अलग बयान मोदी सरकार की नीतियों को लेकर आ रहा है, जिसका न सर है न पांव, और अपने कमर दर्द से भी चुनाव प्रचार में प्रचार करवा रहे हैं। ऐसे ही 4 महापुरुषों का धागा आज खोलते हैं और उनके फहरिस्त पर नजर डालते हैं। पहले हैं तेजस्वी यादव, फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लोकसभा चुनाव के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और अंत में ध्रुव राठी, जो सो कॉल्ड ज्ञानी बाबा हैं। तेजस्वी यादव, जिनके पास पिताजी का दिया विरासत है और कुछ भी नहीं, वरना तो ये ज्ञान की भूमि बिहार की अभागी किस्मत है कि 9वीं फेल उस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना और अब खुद को मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ है। हाल ही में तेजस्वी जी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में देते हुए ये कहते हैं कि भेल, रेल, LIC और दूरदर्शन को बेच दिया गया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। और साथ ही तेजस्वी जी कोई सबूत पेश नहीं करते हैं, हर जगह सिर्फ यही कह रहे हैं कि देश में तानाशाही है, सब चीजों को प्राइवेट करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। है हिम्मत तो मोदी जी प्राइवेट नौकरी में आरक्षण लाकर दिखाइए। अति पिछड़ा टोला में जाइए, दलित टोले में जाइए, अल्पसंख्यक भाइयों के यहाँ जाइए, उनसे दोस्ती कीजिए। एक एक व्यक्ति 10-10 वोट बनाने का काम करेगा। तेजस्वी जी के इस बयान को सुनकर OBC, SC और ST समुदाय को लगता होगा कि तेजस्वी जी समाज हितकारी बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेजस्वी और लालू यादव जैसे नेता जीवन भर जात पात की राजनीति किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्हें असल में लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए संविधान में जोड़ा था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर SC और ST समुदाय से मास लेवल पर सरकारी नौकरी क्यों नहीं निकाली जा रही है? क्यों आज भी मजदूर को जात के नाम पर चिन्हित किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आरक्षण तो है, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि SC और ST समुदाय के लोग पढ़ाई लिखाई करें और जागरूक बने। उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा सरकारी नौकरी में नियुक्ति आई है, क्योंकि बात साफ है, SC और ST को गरीब बेसहारा ही छोड़ दिया जाए और उस गरीब बेसहारा समुदाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा कि लालू यादव जी मास नेता थे, उन्होंने जात पात नहीं की। तो शायद तेजस्वी जी, आपने अपने पिताजी का वो भूरा बाल वाला बयान नहीं सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला जाति को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं और हर तरफ MY समीकरण बैठा रहे थे। रही बात, तो एक बार गूगल कर लीजिएगा कि LIC, रेल, भेल और दूरदर्शन को आखिर कहां बेचा गया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर उसकी इकाई बनकर है और उसी तरह रेल, LIC और भेल भी अलग अलग मंत्रालय के अंदर है। रही बात तेजस्वी यादव के कमर दर्द की, तो हर तरफ जनसभा के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के उस कमर दर्द की चर्चा होती है। उनके समर्थक उन्हें महापुरुष बतलाते हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी ये इंसान इतनी कमर दर्द में होने के बावजूद इतना जनसभा कैसे कर लेता है?
तो कुछ सो कॉल्ड पत्रकार तेजस्वी यादव को इस कमर दर्द में भी जनसभा करने के लिए भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके बातों से यही लगता है कि आने वाले भारत रत्न के लिस्ट में तेजस्वी यादव के नाम को भी जोड़ा जाए। लेकिन हमने ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं देखा जो सीधे अपने मरीज को कहे कि ठीक है, आपको कमर में दर्द है, लेकिन आप जनसभा कीजिए, बेड रेस्ट मत कीजिए और जितना जंक फूड होता है उतना खाइए। हाल ही में मौसम विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने कहा कि इस गर्मी के मौसम में रोड साइड खाना खाने से आप जितना बचेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन शायद तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि इस संगठन को भी मोदी सरकार ने खरीद लिया है, इसलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है, ऐसी एडवाइजरी जारी की जा रही है। और लगातार इतनी भीषण गर्मी और कमर दर्द में भी तेजस्वी यादव रोड साइड खाना खाने से नहीं बच रहे हैं। वो कभी पटना के मौर्या लॉक में गुपचुप खाते हुए पाए जा रहे हैं, तो वहीं लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जी के साथ इंटरव्यू देते वक्त चाट का मजा उठाते हुए। तेजस्वी यादव के इस राजनीति को देखने के बाद साफ ऐसा लगता है कि एक पल के लिए लालू यादव भी अपने सर को पटक रहे होंगे कि आखिर मैंने जो बिहार में जो अपनी पैठ बनाई उसे मेरा दोनों बेटवा गंवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सो कॉल्ड दोस्त अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में भी ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पैरोल खत्म होने वाली है। उससे पहले एक बार फिर अपनी बीमारी का नाटक करते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनके बेल की अवधि 7 दिन और बढ़ा दी जाए। केजरीवाल की राइट हैंड कहे जाने वाली आतिशी ने यह बयान दिया है कि केजरीवाल जी जब जेल गए थे और जब वापस आए तो उस बीच उनका वजन घट गया। वजन घटने का कारण डॉक्टर अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें 7 दिन का और पैरोल दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दल कांग्रेस से मेरा एक सवाल है कि जब अरविंद केजरीवाल जी पैरोल पर बाहर निकलते हैं तो यही आम आदमी पार्टी पूरे सोशल मीडिया पर इस चीज की चर्चा करवाती है कि तानाशाह के तानाशाही को खत्म करने के लिए जेल से निकल चुका है शेर। अगर आपका ये शेर निकल चुका है तो फिर न्यायपालिका पर इतना झुकाव क्यों है? मत जाओ जेल, ठुकरा दो न्यायपालिका के इस आदेश को। अगर आप सही हैं और आपको लगता है कि तानाशाह ने तानाशाही के दम पर अरेस्ट करवाया है तो मत जाओ जेल ना, खत्म होने दो अपने पैरोल को। साथ ही साथ कुछ चीज आपको याद दिलाने की जरूरत है अरविंद जी, खास करके कांग्रेस पार्टी आपको। हाल ही में एएनआई को दिए एक पॉडकास्ट में राजनाथ सिंह ये बतलाते हैं कि इमरजेंसी का वक्त था जब उनकी मां को ब्रेन हैमरेज हुआ था। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस पार्टी ने उन्हें पैरोल तक नहीं दिया। उनकी मां की मृत्यु हो गई, बेटा अपनी मां का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, अपनी मां को मुखाग्नि ही नहीं दे पाया और ना मां अपने बेटे की आखिरी बार मुंह देख पाई। लेकिन आज वही पार्टी बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि अरविंद जी तो कितने ईमानदार नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? राहुल गांधी जी, सोनिया जी, लालू जी, तेजस्वी जी ईमानदारी की मूरत हैं, उन पर जितने भी केसेस चल रहे हैं सब फर्जी है। आपातकाल के दौरान आप एक बेटे को पैरोल नहीं देते, उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, वो बेटा अपनी मां से मिल नहीं पाता है और आज आप चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाता है और ये नेता अब अपने निर्लज्जता को भूलते हुए इस बेसिस पर पैरोल की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं कि उसका वजन घट चुका है। तो शायद सच में भारत की राजनीति कहीं खो गई है, धूमिल हो चुकी है या फिर हमें झूठ दिखलाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल पर जब आपसे सवाल किया गया तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हटा देते हैं और इंटरव्यू के वक्त पानी पीकर अपने झूठ को निगलना चाहते हैं। संजय सिंह पहले कहते हैं कि हाँ स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, तो वहीं दूसरे दिन आतिशी आकर कहती है कि ये सब बीजेपी का रचा हुआ षड्यंत्र है। वाह, क्या टोपीबाज पार्टी है। अब राहुल गांधी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। राहुल गांधी जी जो खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं,
आखिर में वही संविधान के कैसे भक्षक बन चुके हैं, इसकी बात करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी अपने हर एक बयान में मर्यादा की सीमा को भुलाते हुए पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तू तराक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। अगर राहुल गांधी जी आप संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला क्यों करते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी सरकार जैसे बनेगी तो आप सबसे पहले पूरे के पूरे मीडिया जगत को क्लीन करने में लग जाएंगे, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है लेकिन मीडिया वहीं का वहीं रहता है। पत्रकार जब तक जिंदा है तब तक वो पत्रकार है। तो ऐसे में आप आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग पत्रकारों को लेकर चमचा और चमची का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, तो आप वैसे पत्रकारों को सरकार बनने के बाद अपने हाथों से उनका गला नहीं घोटेंगे, इसकी क्या सबूत है? आप वैसे पत्रकारों का वजूद खत्म नहीं कर देंगे, इसकी क्या सबूत है? आप वैसे पत्रकारों को कानून के दम पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसका क्या सबूत है? क्योंकि इन तमाम पत्रकारों ने ऐसा दौर देखा है कि जब कानूनी दावपेच के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ जाति की हो। इमरजेंसी से लेकर 2024 तक आप लोगों ने मीडिया को कठपुतली ही तो बनाकर छोड़ दिया था। और अंत में जाते जाते एक बार फिर से उस जर्मन शेफर्ड को याद करते हुए जाते हैं जिसने अपने सो कॉल्ड वीडियो से लोगों को यह बतलाया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो चुका है। तो इस जर्मन शेफर्ड को अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली के महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाती है कि ध्रुव राठी के वीडियो के बाद उन्हें जान से मारने और रेप करने की धमकी आने लग गई। एक महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ये कहती है कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है दिल्ली में, जिस दिल्ली में उनकी ही पार्टी की सरकार है। तो आप साफ तौर पर दिल्ली में चल रहे सत्ता के काले कारनामों को साफ तौर पर समझ सकते हैं। और हमें लगता है कि 4 जून से पहले ये जर्मन शेफर्ड जर्मनी वापस चला जाएगा, क्योंकि इसे डर है कि जो बर्बरता गली के कुत्तों के साथ की जाती है, उसके पूंछ में पटाखे लगा दिए जाते हैं तो वहीं उसे डंडों से मारा जाता है। खुजली वाले कुत्ते को देखने के बाद जिस तरह से उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, कहीं वही हाल इस जर्मन शेफर्ड का नहीं किया जाए। कई सवालों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं कि क्या सच में भारत में तानाशाही है? राहुल गांधी जो खुद को संविधान और लोकतंत्र का मसीहा बताते हैं, आखिर में क्या वही इस लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो बहुत ईमानदार नेता हैं, आखिर उन्हें अपने वजन के आड़ में पेरोल बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और बिहार के भविष्य कहे जाने वाले तेजस्वी यादव इतने अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं? एंड दिस टाइम फॉर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।